खैर, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस पड़ताल में हम दुनिया के सबसे मशहूर और रहस्यमयी मिलिट्री बेस की गहराई में जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एरिया 51 और रॉसवेल की। सदियों से इनके बारे में कहानियां बनती आई हैं, है ना? पर इन मिथकों के पीछे का सच आखिर है क्या? बिना किसी अफवाह के, सिर्फ ठोस तथ्यों, आधिकारिक दस्तावेजों और इतिहास के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की सीक्रेट रणनीतियों ने दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर मिथकों को जन्म दिया। चलिए शुरू करते हैं। नेवादा के सुनसान रेगिस्तान में आखिर क्या छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। उड़न तश्तरियों यानी फ्लाइंग सॉसर्स से लेकर एलियंस के ढेरों दावों तक इस जगह ने इंसानी कल्पनाओं को सच में पंख दिए हैं। लेकिन जब हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से थोड़ा पीछे हटकर प्रमाणित तथ्यों और सरकारी अभिलेखागारों पर नजर डालते हैं, तो जो सच्चाई सामने आती है ना, वो किसी साई-फाई मूवी से कम रोमांचक नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस रेगिस्तानी रहस्य की असली बुनियाद क्या है। पहला हिस्सा, एरिया 51 का रहस्य। लास वेगस से करीब 120 मील उत्तर पश्चिम में एक जगह है। एरिया 51 असल में अमेरिकी सरकार की नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जो एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस का ही एक हिस्सा है। इसे 1955 में बनाया गया था। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, शुरू में कर्मचारियों को इस सुनसान जगह पर काम करने के लिए मनाने की खातिर एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड ने इसका नाम बड़ा ही आकर्षक रखा था, पैराडाइज रैंच। पैराडाइज रैंच सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना? वैसे मुख्य बेस तो काफी छोटा है, लेकिन इसके चारों तरफ का जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वो 90,000 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। अब सोचिए, इतनी बड़ी जगह की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सिंपल सी बात है, उन्हें वहां बेहद गुप्त यानी टॉप सीक्रेट विमानों की टेस्टिंग करनी थी, और वो भी दुनिया की नजरों से बचाकर। और यही हद से ज्यादा गोपनीयता आगे चलकर ऐसी अफवाहों का कारण बनी जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना बड़ा मिथक वक्त के साथ आखिर विकसित कैसे हुआ। शुरुआत होती है 1947 की रॉसवेल घटना से। फिर 1955 में इस बेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1989 में बॉब लजार के वो पब्लिक दावे जिन्होंने तहलका मचा दिया, और आखिर में 1994 में अमेरिकी वायुसेना की वो विस्तृत रिपोर्ट। अलग अलग दशकों की इन सभी घटनाओं ने आपस में जुड़कर एक ऐसे विशाल रहस्य का रूप ले लिया जिसे सुलझाना आसान नहीं था। दूसरा पड़ाव, U-2 स्पाई प्लेन यानी जासूस विमान। 1950 के दशक के बीच का वक्त याद करें, जब शीत युद्ध बिल्कुल अपने चरम पर था। CIA और लॉकहीड ने एक बिल्कुल ही नए और क्रांतिकारी विमान का टेस्ट करने के लिए इस जगह को चुना। अब यहां क्लियर कर दूं, ये कोई एलियन तकनीक नहीं थी, बल्कि ये एविएशन के इतिहास का एक बेहद खास मील का पत्थर था। ये था U-2 विमान। इसके नाम में जो U है ना, उसका मतलब रखा गया था यूटिलिटी। ये शीत युद्ध के दौरान खेली गई एक जानबूझकर भ्रामक चाल थी, एक कवर अप था, ताकि सोवियत संघ को इसकी असली जासूसी भूमिका की भनक भी ना लगे। बहुत ज्यादा ऊंचाइयों से बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें लेने के लिए इस विमान में खास तरह के नए कैमरे और ईस्टमैन कोडाक द्वारा विकसित हल्की फिल्म का इस्तेमाल किया गया था। यह सब कुछ इतना टॉप सीक्रेट था कि यही रहस्य लोगों की नजरों में कुछ और ही बन गया। लेकिन U-2 तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद SR-71 ब्लैकबर्ड, A-12 आर्कएंजल और दुनिया का सबसे पहला स्टेल्थ फाइटर F-117 नाइटहॉक, इन सभी बिल्कुल अत्याधुनिक और अजीबोगरीब आकार वाले विमानों की टेस्टिंग यहीं एरिया 51 में की गई। अब खुद सोचिए, जब दूर से आम लोगों ने इन अजीब से दिखने वाले विमानों को आसमान में उड़ते देखा होगा, तो उनके लिए ये मान लेना कितना आसान था कि वे किसी दूसरी दुनिया की तकनीक देख रहे हैं, जबकि असलियत में ये अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग का शिखर था, ना कि किसी एलियन ग्रह का स्पेसशिप। तीसरा हिस्सा, रॉसवेल घटना। एरिया 51 के इस मिथ को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे जाना होगा। 1947 की गर्मियों में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल की तरफ, जहां से इस पूरी UFO थ्योरी की नींव पड़ी थी। अब इस रिपोर्ट के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये कोई रहस्यमय दस्तावेज नहीं है। ये 1994 में अमेरिकी वायुसेना द्वारा जारी की गई 1000 पन्नों की एक आधिकारिक डीक्लासिफाइड रिपोर्ट का कवर है। इसे जनरल अकाउंटिंग ऑफिस की लंबी जांच के बाद तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट का मकसद था दशकों से चले आ रहे एलियन क्रैश के दावों की सच्चाई का पता लगाना। और उन्हें वहां क्या मिला? जो उन्होंने पाया वो बेहद विशिष्ट और पूरी तरह से मानवीय, यानी इंसानों द्वारा बनाया गया था। चौथा,
प्रोजेक्ट मोगल से पर्दा उठला। तो 1994 की इस रिपोर्ट ने आखिरकार 1947 में मिले उस मलबे के असली स्रोत का खुलासा कर ही दिया। इन दोनों तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए और तुलना करें। एक तरफ हम 1947 की वो मशहूर तस्वीर देखते हैं जिसमें मेजर जेसी मार्शल उस मलबे के साथ बैठे हैं जिसे लोगों ने फ्लाइंग डिस्क मान लिया था, और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट मोगुल में इस्तेमाल की जाने वाली एक विशाल बलून ट्रेन का इलस्ट्रेशन है। रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जिसे लोग किसी अंतरिक्ष यान का मलबा समझ बैठे थे वो दरअसल ML307 B/AP रडार टारगेट्स थे। जी हाँ, ये टारगेट एल्यूमिनियम फॉयल, कागज, टेप और बालसा की लकड़ी से बने थे। अब किसी आम इंसान को ये देखकर अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन असलियत में ये एक हाईली क्लासिफाइड सैन्य उपकरण था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट मोगल था क्या? ध्यान दीजिए, ये वायुसेना का एक बहुत ही प्रायोगिक प्रोजेक्ट था जो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारों का इस्तेमाल करता था। क्यों? ताकि सोवियत संघ के परमाणु विस्फोटों और मिसाइल लॉन्च की आवाज को दूर से ही सुना जा सके। क्योंकि ये पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए सरकार इस मलबे की असली पहचान दुनिया से छिपाना चाहती थी, और यही वो गोपनीयता थी जिसने अनजाने में एलियन क्रैश की उन जंगली कहानियों को हवा दे दी। 5वां हिस्सा, बॉब लाजार के दावे। प्रोजेक्ट मोगुल के खुलासे से रोजवेल का रहस्य तो काफी हद तक सुलझ गया, लेकिन फिर आया साल 1989। एक ऐसे व्यक्ति ने एंट्री मारी जिसने एरिया 51 को हमेशा के लिए ग्लोबल पॉप कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा बना दिया। हम बात कर रहे हैं बॉब लाजार की। चलिए उनके दावों के बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं। एक तरफ उनके पब्लिक दावे हैं कि वो लॉस एलामोस में एक भौतिक विज्ञानी फिजिसिस्ट थे और उन्होंने S4 नाम के एक सीक्रेट बेस पर एलियन तकनीक को रिवर्स इंजीनियर करने का काम किया था। वहीं दूसरी तरफ प्रलेखित सार्वजनिक रिकॉर्ड क्या कहते हैं? वे बताते हैं कि उन्होंने पियर्स जूनियर कॉलेज से पढ़ाई की, 1986 में एक फिल्म प्रोसेसर के रूप में दिवालियापन दायर किया और 1990 में एक बिल्कुल अलग मामले में उन्हें सजा भी सुनाई गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन शैक्षणिक संस्थानों का उन्होंने दावा किया, उनके पास लाजार का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। अगर हम आधिकारिक और अकादमिक स्रोतों पर गौर करें तो प्रमुख प्रकाशनों और संस्थानों ने बार बार इस बात को हाईलाइट किया है कि लाजार ने अपने इन असाधारण दावों का कोई ठोस सबूत, कोई भौतिक या दस्तावेजी प्रमाण कभी पेश नहीं किया। यहाँ तक कि कई मुख्यधारा की मीडिया ने उन्हें हमेशा स्वघोषित यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड भौतिक विज्ञानी ही कहा है। पर सच तो ये है कि उनके द्वारा पेश की गई इन कहानियों ने लोगों के दिलो दिमाग पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे मिटाना आसान नहीं। छठा और आखिरी हिस्सा, सच, मिथक और गोपनीयता। तो इस पूरी कहानी से आखिर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक तरफ हमारे पास मिलिट्री की ऐसी सख्त सीक्रेसी है जो उस वक्त की जरूरत थी, और दूसरी तरफ उस खालीपन को भरने के लिए बनाई गई ढेरों लोक कथाएं और मिथक हैं। तो सबसे बड़ा टेक अवे यानी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब लोगों के पास ठोस तथ्य नहीं होते तो अफवाहों को ही सच मान लिया जाता है। आधिकारिक जांच ने साफ दिखाया है कि कैसे गुब्बारों के एक साधारण से मलबे को, जिसमें सिर्फ फॉयल, लकड़ी और टेप था, और ऊंचाई से गिराए गए पैराशूट डमी के परीक्षणों को बाद में एलियंस की बॉडी और दुर्घटनाग्रस्त उड़न तश्तरी का नाम दे दिया गया। मिलिट्री गतिविधियों की जटिल और गुप्त प्रकृति को आम जनता ने बिल्कुल गलत समझ लिया और यूएफओ मानने वालों ने इसे और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इस पड़ताल के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब सारे प्रमाणित तथ्य और सच्चाई इतनी आसानी से सामने मौजूद हैं, तो फिर भी हम उस अनजान, उस अननोन की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं? जैसा कि इस चर्चा में सामने आया, एरिया 51 और रोजवेल के पीछे का असली सच तो एडवांस एविएशन, स्पाई कैमरा और उन अकॉस्टिक गुब्बारे की शानदार वैज्ञानिक प्रगति है। लेकिन फिर भी एलियंस और कॉन्स्पिरेसी की कहानियां आज भी लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं। ये शायद हमें मिलिट्री बेस के बारे में कम और इंसानी फितरत के बारे में ज्यादा बताता है। सच अक्सर कल्पना से कहीं ज्यादा दिलचस्प होता है, बस उसे देखने का सही नजरिया होना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।